प्यारे दोस्तों, परीक्षा मंथन के ऑनलाइन एकेडमी परिवार में मैं प्रशांत राय आप सबका स्वागत करता हूं। पिछले 2 वीडियोज में आपने देख लिया है कि सफलता की रणनीति कैसी होनी चाहिए, हम कैसे पढ़ें कि सफल हो सकते हैं, सफलता के चांसेज हमारे बढ़ सकते हैं। और दूसरा जो वीडियो था वह सिलेबस को लेकर था कि यूपीपीसीएस का सिलेबस क्या है, कितने अंक यहाँ निर्धारित किए गए हैं, और ये संपूर्ण सिलेबस को आपने दूसरे वीडियोज में कवर किया था। ये तीसरा जो वीडियो है जो आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, यह भूगोल विषय से संबंधित है, यानी ज्योग्राफी, सिविल सेवा और विशेषकर यूपीपीसीएस में इसका क्या रोल है, और फिर इसका सिलेबस क्या है यूपीपीसीएस में, इसकी प्रिपरेशन हम कैसे करें और इसका स्कोप क्या है, यह हमें देखना है। ध्यान दीजिए, हम क्यों देखें ज्योग्राफी। एक प्रश्न उठता है कि हम ज्योग्राफी का अध्ययन क्यों करें, हमारी रुचि ही नहीं है ज्योग्राफी पढ़ने में, हम कोई अन्य सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, ज्योग्राफी छोड़ देते हैं। तो ध्यान दीजिए कि अगर आप किसी भी विषय को हल्के में लेते हैं तो असफल होने के चांस आपके बढ़ जाते हैं। आपकी रुचि हो न हो या कोई मैटर नहीं करता है, आयोग आपसे अपेक्षा करता है कि सारे विषयों की जानकारी आप रखते हैं। तो इससे पहले हम बात करें तो सिविल सेवा में भूगोल विषय की भूमिका, और इसमें हम एक तथ्य देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए हैं विगत वर्षों में, और उन्हीं के आधार पर इसका महत्व निर्धारित हो जाएगा। प्रश्नों के पूछे जाने की संख्या के आधार पर और मेंस में इसका क्या महत्व है, उसके आधार पर इस विषय की उपादेयता निर्धारित हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी कि इस विषय का महत्व कितना है। हम बात करें तो 2021 में भूगोल से 27 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक एनालिसिस कर लेते हैं तो 2021 में भूगोल से 27 क्वेश्चन पूछे गए थे। जनसंख्या की बात करें, भूगोल, जनसंख्या और पर्यावरण, अगर हम इन तीनों को थोड़ी देर के लिए अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि जनसंख्या अर्थशास्त्र का भी विषय है, तो हम तीनों को अगर थोड़ा अलग कर लें, पर्यावरण पारिस्थितिकी को भी अलग कर लें, और हम देखें कि 2021 में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप पाएंगे कि भूगोल से 27 क्वेश्चन हैं, जनसंख्या से 5 क्वेश्चन है, और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से 16 प्रश्न हैं। अब आप देख सकते हैं कि 150 प्रश्नों में, यूपीएससी प्री में 150 प्रश्नों में 27 भूगोल से हैं, 5 जनसंख्या से हैं, और 16 प्रश्न जो हैं वो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से हैं। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि संपूर्ण रूप से 48 क्वेश्चन 48 क्वेश्चन हो रहे हैं, यानी लगभग 30% हिस्सा, 30 से 31% हिस्सा यूपीपीसीएस प्री का भूगोल कवर कर रहा है। अगर जनसंख्या और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को भूगोल का एक पार्ट मान ले तो 33% हिस्सा, 30 से 33% हिस्सा भूगोल कवर कर रहा है। क्या इतने बड़े रिस्क को हम ले करके हम सफल हो सकते हैं? आप स्वयं कहेंगे कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो भूगोल आपकी मजबूरी है, तो उससे बेहतर है कि उस मजबूरी को हम अपनी रुचि कैसे पैदा कर लें, उस मजबूरी में अपना इंटरेस्ट हम कैसे पैदा कर लें कि भूगोल हमारे लिए आसान बन जाए। हमारी अरुचि तब पैदा होती है, कोई विषय तब बोझिल बनता है जब उस विषय का हमें ज्ञान नहीं होता है। तो हम भूगोल को कैसे समझें कि वह विषय हमारे लिए रुचिकर हो जाए। ध्यान दीजिएगा, भूगोल रटने की विषय वस्तु नहीं है, बल्कि समझने और जानने की विषय वस्तु है। अगर आप रटेंगे तो भूगोल आपके लिए बोझिल ही है। तो बेहतर है कि भूगोल को जाना जाए और समझा जाए, और इसकी चित्रात्मक प्रस्तुति के द्वारा इसे ग्रहण कर लिया जाए और अपनी अवधारणात्मक समझ को विकसित किया जाए। 2020 की हम बात करें कि 2021 में तो यह क्वेश्चन की प्रकृति रही है भूगोल की। अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप पाएंगे कि 21 जो क्वेश्चन थे वह भूगोल से थे, 3 क्वेश्चन जो थे वो जनसंख्या से थे, और ध्यान दीजिएगा 3 क्वेश्चन जनसंख्या से थे, और 19 क्वेश्चन जो थे
वह पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से थे। यानी यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 16 से 19 पर्यावरण पारिस्थितिकी का हिस्सा बढ़ गया है और यहाँ भूगोल और जनसंख्या का हिस्सा कम हुआ है। लेकिन आप रेशियो देखेंगे तो यह रेशियो भी पर्याप्त है कि आप परीक्षा में अच्छा कर लें और परीक्षा पास कर लें। अगला हम बात करें 2020 का, तो यह ट्रेंड रहा है भूगोल, जनसंख्या और पर्यावरण का। 2019 में इसकी स्थिति क्या थी यूपी पीसीएस प्री में? तो 2019 की बात करें तो भूगोल से 24 क्वेश्चन पूछे गए थे, जनसंख्या से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, और बात करें पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की तो यहाँ से 22 क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी 46 क्वेश्चन यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 2019 में भी भूगोल से संबंधित और पर्यावरण को लेकर के 46 क्वेश्चन है, 46 क्वेश्चन है। 2018 की बात करें कि 2018 में ट्रेंड क्या रहा, तो 2018 में 24 क्वेश्चन थे, जनसंख्या से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, और बात करें पर्यावरण से तो 26 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 58 क्वेश्चन तक पूछे जा चुके हैं। जनसंख्या यहाँ 8 क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में जनसंख्या से। पर्यावरण पारिस्थितिकी का वेटेज भूगोल से अधिक हो गया था, 26 और 24 भूगोल से प्रश्न पूछे गए थे। बात करें 2017 की कि 2017 में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो भूगोल से 24 क्वेश्चन पूछे गए थे, जनसंख्या से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, और पर्यावरण पारिस्थितिकी की बात करें तो यहाँ से 16 प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ यानी 43 क्वेश्चन यहाँ भी पूछे गए हैं। तो यानी आप देख रहे हैं कि जो यूपी पीसीएस का जो ट्रेंड है प्री का, यहाँ भूगोल, जनसंख्या और पर्यावरण को कितना महत्व दिया गया है। और यह ट्रेंड एनालिसिस ये बता रहा है कि आप इन भूगोल से संबंधित ये सब टॉपिक, जनसंख्या और पर्यावरण को हम ले लें तो इनको छोड़ करके आप प्री नहीं निकाल सकते हैं। आपको इस विषय में स्वयं की रुचि जागृत करनी ही होगी। ध्यान दीजिएगा, एक महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें कि कितने सारे प्रश्न ऐसे बनते हैं कि वह भूगोल का भी हो सकता है और वह पर्यावरण का भी वह हो सकता है। तो यानी अगर गिनती में 1-2 प्रश्न अगर यहाँ कम होते हैं तो यहाँ बढ़ सकते हैं, यहाँ बढ़ सकते हैं तो यहाँ कम हो जाएंगे। यानी इसमें आपस में कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वह भूगोल और पर्यावरण में अलग करना मुश्किल होता है, क्योंकि भूगोल का ही एक हिस्सा, एक पार्ट एनवायरनमेंट ज्योग्राफी जिसे हम कहते हैं वह पर्यावरण है। एनवायरनमेंट ज्योग्राफी ध्यान दीजिएगा, अन्य किसी लेक्चर में हम पर्यावरण के लिए, भूगोल से अलग पर्यावरण के लिए अलग वीडियो बनाएंगे कि इसका क्या रोल है, ये क्या रोल प्ले करता है। तो इस संबंध में हम अलग वीडियो में चर्चा करेंगे पर्यावरण से। लेकिन कारण क्या है कि पर्यावरण को देखें तो इन्वायरमेंट साइंस भी है और इन्वायरमेंट ज्योग्राफी भी है, पर्यावरण भूगोल भी है और पर्यावरण विज्ञान भी है। तो इसका दोनों को लेकर के हमें एनालिसिस करना होगा, और एक वीडियो इन सब के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इसके संदर्भ में अलग से वीडियो बनाएंगे। अब बात करें भूगोल की, तो आप देख चुके हैं पीसीएस प्री में इसका ट्रेंड एनालिसिस हमें क्यों बता रहे हैं। आखिर हम यह इसलिए बता रहे हैं कि प्रश्न पूछे जाने की संख्या तो हमने देख लिया। एक छोटी सी कहानी हम आपसे बात करें तो दोस्तों, किसी व्यक्ति का खेत है और वह अपने खेत में उर्वरक छींटने के लिए किसी मजदूर को वह रखता है। एक कहानी से हम शुरुआत करें तो हम कह सकते हैं कि एक खेत है और मालिक जो है किसी नौकर को या किसी मजदूर को वह उर्वरक छींटने के लिए अपने खेत में भेजता है, लेकिन मालिक या वह नौकर मेड़बंदी नहीं कर पाता है, खेत की मेड़बंदी नहीं करता है। वह समझ ही नहीं पाता है कि मैं खाद छींटना कहाँ है, और वह चारों तरफ आसपास चारों तरफ खाद छींटता है। जब तक इसके केंद्र से आगे तक बढ़ रहा होता है तब तक खाद खत्म हो जाता है, और चारों तरफ आहर बाहर पूरा खाद उसने छींट दिया होता है। मालिक आता है तो उसे गुस्साता है और अपनी नौकरी से निकाल देता है। उस मजदूर को वेतन नहीं देता है, एक तरह से उस पर हर्जाना लगाता है कि हमारे उर्वरक को तुमने कहीं अन्यत्र छींट दिया, हमें तो मिला ही नहीं, हमारे खेत में उर्वरक पहुंचा ही नहीं, पहुंचा भी तो आंशिक रूप से या आधा, और इस तरह से वह नौकर को बाहर निकाल देता है। तो दोस्तों, किसी भी विषय को पढ़ने से पहले हमें विषय की सीमा रेखा का मूल्यांकन करना चाहिए कि उस विषय की सीमा रेखा क्या है, हम किस सीमा में भूगोल का अध्ययन करें कि हम यूपीएससी पास कर सकते हैं। तो यह मेड़बंदी हमारे लिए जरूरी है, इस सीमा रेखा का निर्धारण करना हमारे लिए जरूरी है।
क्योंकि बिना सीमा रेखा का निर्धारण किए हम न्याय नहीं कर सकते हैं यूपीएससी के साथ, क्योंकि एक एक विषय पर शोध करते हुए पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। हमें तो इतना ब्रॉड सिलेबस पढ़ना है, तो इसके लिए हमें मेड़बंदी करनी होती है कि हम भूगोल का अध्ययन करें तो कितना करें और उसमें हम कहां कहां से अध्ययन करें, उसके फील्ड क्या हैं। और इसका निर्धारण करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो स्थितियां हैं। इन्हीं दोनों स्थितियों के सहारे, या हम कहें तो दो ही तथ्य हमारे पास हैं जिनके सहारे हम सिलेबस या इस भूगोल के सीमा रेखा का निर्धारण कर सकते हैं। अगर सीमा रेखा का हम निर्धारण नहीं करेंगे तो भूगोल तो पढ़ते रहेंगे लेकिन केंद्रित होकर हम नहीं पढ़ पाएंगे, जिसके अभाव में असफलता मिलनी तय है। तो बेहतर है कि हम अपने केंद्र बिंदु पर अडिग रहें और केंद्र बिंदु के आसपास जो हमारा फील्ड तैयार हो रहा है, इस फील्ड का हम समग्रता से अध्ययन कर लें, ताकि हमारा क्वेश्चन छूटने न पाए और कम से कम समय में हम इतना प्रिपेयर कर लें कि हम बेहतर करें। तो इसके लिए हमारे पास दो विकल्प हैं कि हम दोनों का प्रयोग करके, दो तथ्य हैं कि हम दोनों का प्रयोग करके हम अपने सिलेबस को का सीमांकन कर लें। तो पहला ध्यान दीजिएगा, पहला जो है वह पाठ्यक्रम है। पहला क्या है? पाठ्यक्रम है। और दूसरा क्या है? वह प्रश्नों की प्रकृति है। यानी पाठ्यक्रम यूपीएससी ने हमारे लिए क्या पाठ्यक्रम निर्धारित कर रखा है, और दूसरा हमारे पास यह है कि जो विगत वर्ष के प्रश्न पत्र जो पूछे गए हैं, जिस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, उनकी प्रकृति कहा रही है, किस किस फील्ड से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इन दो आधारों पर हम अपनी सीमा रेखा का निर्धारण करेंगे, क्योंकि इसके अभाव में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ध्यानपूर्वक देखिए, यह आपके जीवन को बदल देने वाली वीडियो होगी, आपका दृष्टिकोण बदल देने वाला यह वीडियो होगा। तो बेहतर होगा कि आप ध्यान से इस विषय पर मनन करें और देखें कि अब तक आप कैसे पढ़ रहे थे भूगोल को। एक बात मैं और आपसे बता दूं, पाठ्यक्रम की चर्चा करने और प्रश्नों की प्रकृति पर चर्चा करने से पहले मैं एक बात और आपसे बता दूं कि भूगोल, मैंने पहले ही कहा है कि जानने और समझने की विषय वस्तु है, रटने की नहीं है। आप रटेंगे, रटते रह जाएंगे, कभी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और भूगोल जितना कला, आर्ट की विषय वस्तु है, कला की विषय वस्तु है, उतनी ही साइंस की भी विषय वस्तु है, विज्ञान भी है भूगोल। आपसे मैं बात कहूं तो विज्ञान में हम क्या करते हैं? प्रयोगशाला में किसी विषय पर प्रयोग करते हैं, सिद्धांत बनाते हैं, उन सिद्धांतों के आधार पर हम प्रयोग करते हैं। लेकिन भूगोल में हमें क्या होता है कि भूगोल में पहले कार्य होते हैं, फिर सिद्धांत बनाए जाते हैं। हमारे लिए विज्ञान के लिए एक छोटी प्रयोगशाला होती है, लेकिन भूगोल के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड ही प्रयोगशाला है। इस प्रयोगशाला में हिमालय जैसे विश्व के सबसे ऊंचे पहाड़ उपस्थित हैं, विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल उपस्थित हैं इस प्रयोगशाला में। कहीं लावा है, कहीं पठार है, कहीं ज्वालामुखी है, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं नदियां हैं, तमाम सारे आप देख रहे हैं कि इस भूगोल की प्रयोगशाला में सब कुछ है। भूगोल का हम अध्ययन क्यों करें? भूगोल हमारी, यहां तक कि हमारी अपनी प्रकृति भी तय कर देती है। आप जानते हैं कि विषुवत रेखा के नजदीक रहने वाले जो लोग होते हैं, जो निवासी होते हैं, उनकी त्वचा का रंग काला होता है। वह त्वचा का रंग भी भूगोल निर्धारित कर रहा है कि आप विषुवत रेखा पर हैं तो काले होंगे, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं। आप कर्क और मकर रेखा से बाहर अगर हैं, शीतोष्ण कटिबंध में हैं, तो वहां आपकी त्वचा का रंग अलग होगा। यानी जलवायु की जो स्थितियां हैं वह आपके प्रकृति का भी निर्धारण करती है। आप पाएंगे कर्क और मकर रेखा के जो लोग होते हैं वे आलसी प्रकृति के होते हैं। एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, थोड़ा सा अगर चेंज करके, कि क्या कारण है कि अंग्रेज या यूरोपीय या अमेरिकी देश, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो यूरोपीय और अमेरिकी देश या रसिया वगैरह, क्या कारण है कि इतने विकसित हैं? तो इसका उत्तर भी भूगोल दे सकता है, भूगोल के अंदर है इसका उत्तर। कारण है कि वहां तापमान कम है, वो उतनी आलसी नहीं है। आप जानते हैं कि जब उमस हो जाता है तो आप पढ़ने के लिए बैठिए तो पढ़ नहीं पाते हैं, आपका माइंड काम नहीं करता है। वही एसी रूम दे दिया जाए तो आप अधिक आसानी से पढ़ सकते हैं, कंफर्ट होकर पढ़ सकते हैं। तो उनकी जलवायु उनको वहां तक ले जाती है। तो हम जो हैं या वनस्पतियां, हमारी तो बात मानव जीवन की अगर बात छोड़ें तो यहां तक कि इसका इफेक्ट वनस्पतियों पर है। हम मरुस्थल में जाकर आम का पेड़ लगा दें, असंभव सा है।
वहां नागफनी ही हो सकता है। तो यानी जो पेड़ पौधों की प्रकृति है वह भी भूगोल निर्धारित कर देता है कि यहाँ की वनस्पतियां कैसी होंगी, यहाँ का जनजीवन कैसा होगा, यहाँ के जीव जंतु कैसे होंगे। तो भूगोल तो सब कुछ निर्धारित कर रहा है। तो भूगोल को ध्यान दीजिए, रटिए मत, समझने की कोशिश कीजिए, और हमारा जो संपूर्ण फोकस होगा भूगोल पर वह रटने के बजाय जानने और समझने पर होगा। अगर भूगोल आप पढ़ रहे हैं तो भूगोल कहाँ क्या है यह सिर्फ नहीं है, क्यों है का अध्ययन करता है। जैसे हिमालय कहाँ है तो आप कह दे भारत के उत्तर में है, लेकिन भूगोल सिर्फ यह कहाँ क्या है का अध्ययन नहीं करता है, क्यों है का भी अध्ययन करता है कि अगर हिमालय अगर उत्तर में ही है तो क्यों है वही हिमालय। भूगोल इसका भी अध्ययन है। थार का मरुस्थल राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा के बीच है तो थार का मरुस्थल वही क्यों है। मेंस में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि क्या कारण है कि महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर मरुस्थलों की अधिकता है, मरुस्थल पाए जाते हैं। तो इसके भी कारण हैं। यानी भूगोल में कुछ भी नहीं होता है जिसका कारण न हो। भूगोल में हर एक विषय वस्तु के पीछे कारण होता है। पठार है तो पठार का कारण है कि यहीं पर पठार क्यों है। ज्वालामुखी फूट रहा है तो उसका कारण है कि ज्वालामुखी यहाँ क्यों फूट रहा है। ज्वालामुखी की यहाँ प्रक्रिया क्यों संपन्न हो रही है उसका कारण है। नदियां अगर प्रवाहित हो रही है तो उसका रूट यह है तो यही रूट क्यों है। डेल्टा बनाती है तो क्यों डेल्टा बनाती है। एस्चुरी बनाती है तो क्यों एस्चुरी बनाती है। तो भूगोल को आपको समग्रता से समझना है कि अगर हम जो पढ़ रहे हैं तो कहाँ क्या है के साथ साथ क्यों है का अध्ययन करना है भूगोल में। यह कारण और कार्य दोनों के संबंधों को विश्लेषित करने वाला विज्ञान है। क्योंकि विज्ञान इसलिए कि हिमालय प्रयोगशाला इस ब्रह्मांड रूपी प्रयोगशाला में एक उत्पन्न की गई एक वस्तु है। अगर हम कहें तो कि हिमालय उत्पन्न हुआ है तो इसके पीछे प्लेट टेक्टोनिक के कारण हैं, तमाम सारी चीजें हैं, महाद्वीपीय विस्थापन भी है। तो हम इन सबका अध्ययन करते हैं। अब हम बात करें भूगोल पढ़ने का एक अन्य तरीका देखिए, ध्यान दीजिएगा कि अगर हम किसी भौगोलिक परिवेश का अध्ययन कर रहे हैं, अगर हम किसी भौगोलिक परिवेश का अध्ययन कर रहे हैं तो केवल अध्ययन हम किस तरह से करें, कैसे करें कि भूगोल मेरे लिए आसान हो जाए, हम समझ ले उसे, जान ले उसे। तो देखिए अगर हम दक्कन का पठार पढ़ रहे हैं तो उसके निर्माण की एक भौगोलिक परिवेश, तो उस समय की वर्तमान उसकी स्थिति क्या है, फिर उसके निर्माण की प्रक्रिया क्या रही है, दक्कन के पठार के निर्माण की प्रक्रिया क्या रही है, उसमें अगर उस प्रक्रिया के फलस्वरूप किन किन खनिज पदार्थों का वहां संचयन हुआ है, कौन कौन से खनिज पदार्थ हैं। अगर वहां खनिज पदार्थ हैं तो फिर उनका वर्तमान स्थिति क्या है, वहां खनन किस स्तर पर हो रहा है, जो खनन हो रहा है उसका उपयोग क्या है, उस खनन के फलस्वरूप जो खनन हो रहा है उसके दुष्परिणाम क्या है, उसके उपयोग हम देख रहे हैं, उसके दुष्परिणाम क्या है, हमारा वहां पे पर्यावरण किस तरह से इफेक्ट हुआ है, जीव जंतु किस तरह से, मानव अधिवास किस तरह से इफेक्टिव हो रहे हैं। तो इन सब का अध्ययन हम वहां करेंगे। यानी हम जो कुछ पढ़े तो एक ही चीज पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो भूगोल पढ़ने से पहले महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हाईलाइट्स कर लें, फिर सब टॉपिक्स उसके लिए उसको बना लें, सब टॉपिक्स में उसे विभाजित कर लें ताकि समझना आसान हो जाए। हम बात करें कि भूगोल में प्री का सिलेबस क्या है। हमने देखा कि भूगोल हम कैसे पढ़ें, क्या है, आखिर इसका सिलेबस क्या है। तो यह आधिकारिक पाठ्यक्रम है यूपीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा का। यहां आप देख रहे हैं कि जो ये तीसरा पार्ट है भारत एवं विश्व का भूगोल, और इसके अंतर्गत इसमें लिखा हुआ है भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, यानी हमारा जो अध्ययन का केंद्र होगा भूगोल के इन्हीं तीन के आसपास होगा, भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक। देख रहे हैं यहाँ कि आर्थिक भूगोल भी है जो सीधे सीधे अर्थव्यवस्था से रिलेट कर रहा है। सामाजिक भूगोल है तो सामाजिक भूगोल में आप एक मेंस में जाएंगे तो सामाजिक न्याय है, भूखमरी है, कुपोषण है, महिलाओं की स्थिति है। तो यहाँ सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आप नृविज्ञान पढ़ेंगे, जनजातियों का समूह आप पढ़ते हैं कि कौन जनजाति कहाँ से संबंधित है, उसकी संस्कृति क्या है जनजातियों की। तो यहाँ सामाजिक भूगोल है, यहाँ भौतिक भूगोल है। यानी अगर देखें तो यह सिर्फ 9 वर्ड
सिर्फ 9 वर्ड में इसने परिभाषित कर दिया है कि हमारा जो सिलेबस है भूगोल का, भारत और विश्व का, वह सिर्फ 9 वर्ड में है, 9 शब्दों का है। लेकिन जितने शब्द कम होते हैं उतनी बड़ी कठिनाई होती है, उतनी जटिलता और उतनी व्यापकता उसमें समाहित हो जाती है। हम इस बात को ऐसे अगर हम अपने लोक जीवन में समझें या व्यवहार में समझें, तो अगर हम किसी व्यक्ति से कहें कि आपसे मुझे कुछ काम है, हम शाम को आपसे चलिए मिलते हैं, अब उस व्यक्ति के मन में अब कई सारे विचार उठने लगेंगे कि पता नहीं कौन सा काम है, यार पता नहीं क्या कहेंगे, ऐसी कौन सी उनको जरूरत आ पड़ी है। तो यानी बहुत सारे आक्षेप, उनके अंदर एक जटिलता पैदा हो जाएगी कि आखिर क्या बात है। हमारे शब्द बहुत कम हैं, लेकिन वही हम बता दें कि हमें एक काम है आपसे, वह व्यक्ति निश्चिंत हो जाएगा, कुछ नहीं सोचेगा। तो इतना बड़ा सब्जेक्ट है और सिर्फ 9 शब्द में इसने अपना काम चला लिया है। भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, यही कारण है कि इस विषय में जटिलता दिखाई देती है, इसमें एक इस शीर्षक में एक व्यापकता दिखाई देती है। और उस जटिलता और उस व्यापकता के लिए हमें मेंस के सिलेबस को पलटना पड़ता है, क्योंकि जो प्री का सिलेबस है वो कहीं ना कहीं मेंस से रिलेट कर रहा है, मेंस से संबंधित है, मुख्य परीक्षा से संबंधित है। तो हमें मेंस को यहां रिलेट करना पड़ता है कि हम मेंस में देखें कि कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं। अक्सर प्रतियोगी करते क्या है, प्री का टॉपिक देख लेते हैं, मेंस छोड़ देते हैं, क्या है क्या नहीं है। वो सबसे बड़ी समस्या यही पैदा हो जाती है। तो इसको हम स्पष्ट करने के लिए मेंस के टॉपिक को भी देखना होगा हमें, कि मेंस में भूगोल और भारत एवं विश्व के भूगोल से क्या पूछा गया है, मेंस की टॉपिक क्या है इससे संबंधित। तो उसे हम देखेंगे कि मेंस, इसी के साथ साथ टॉपिक तो हमारा क्लियर हो जाएगा मेंस के आधार पर, दूसरा चीज यह भी क्लियर हो जाएगा कि इस भूगोल की मेंस में क्या महत्व है, भूगोल विषय का मेंस में क्या महत्व है, आखिर मेंस में इसकी हिस्सेदारी क्या है। आपने यहां देखा कि 30 से 33% इसकी हिस्सेदारी बन रही है। आखिर मेंस में इसकी हिस्सेदारी क्या है और किन किन पेपर से यह रिलेट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगर टॉपिक की बात करें तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, यानी ये जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो सामयिक जो घटनाएं हैं, यह भारत एवं विश्व के भूगोल से भी रिलेट करेंगे। यानी अगर भारत और विश्व में अगर भूगोल से संबंधित अगर कोई घटना घट रही है, राष्ट्रीय महत्व या अंतर्राष्ट्रीय महत्व की, तो उसे कवर करना जरूरी हो जाता है। दूसरी बात हम देख रहे हैं, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन, यानी 2 टॉपिक भूगोल से कवर हो रहे हैं, भूगोल, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से, जिसमें आप देख रहे हैं भारत एवं विश्व का भूगोल और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन। बात करें तो जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन से संबंधित सामान्य क्वेश्चन उसमें लिखा हुआ है कि सामान्य क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन सामान्य का मतलब सिर्फ सामान्य नहीं होता है, क्योंकि एक सीधी रेखा खींचना सबसे कठिन कार्य होता है, लेकिन टेढ़ी रेखा खींचना हो तो कोई भी खींच सकता है। तो सामान्य का मतलब इसका केवल सामान्य अध्ययन नहीं है, इसका उस तरह से विशेष अध्ययन है जैसे विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं। हम वहां से देखेंगे कि आखिर यह सामान्य कैसे है। तो सामान्य इस अर्थ में यह है कि सबसे अधिक करंट की जो क्वेश्चन होते हैं करंट के, वह पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से बनते हैं। भूगोल के जो करंट के जो क्वेश्चन बनते हैं, सामयिक जो प्रश्न होते हैं, सामयिक से सबसे अधिक टॉपिक रिलेट करता है। बात करें तो ये प्री की हमारी आधिकारिक पाठ्यक्रम रहा भूगोल, और इसे क्लियर करने के लिए हम मेंस की बात करें, ध्यान दीजिएगा मेंस में इसकी उपादेयता, इसका महत्व, फिर हम देखेंगे मेंस में कितने नंबर तक यहां से हम कर सकते हैं, और इसके बाद यह भी देखेंगे कि भूगोल विषय को हम पढ़ाएंगे कैसे, इसमें समग्रता कैसे आएगी, प्री और मेंस को हम कैसे पढ़ें कि दोनों कवर हो जाएं। तो हम वहां चलते हैं। इससे पहले दोस्तों ध्यान दीजिए, परीक्षा मंथन ऑनलाइन एकेडमी परिवार द्वारा 14 जनवरी से यूपीपीसीएस 2022 ऑनलाइन जीएस फाउंडेशन बैच प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें आपको नियमित कक्षाएं दी जाएंगी। क्रमबद्ध कक्षाओं की क्रमबद्धता बनी रहेगी और नियमितता भी बनी रहेगी। जो लोग भी आपको पढ़ाएंगे ट्रेंड एनालिसिस करके कि विगत वर्ष में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ प्रश्नों की प्रकृति क्या है,
और उस हिसाब से हम पढ़ेंगे कि हम अधिक से अधिक क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछे जाने वाले अधिक से अधिक क्वेश्चन को हम कवर कर लें। रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से शुरू है। तो यहाँ एक चीज़ और यहाँ लगा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रारंभिक 200 स्टूडेंट के लिए जो फीस रखा गया है वह 4,999 रुपया रखा गया है। इसकी जो मूल फीस है वही 11,999 रुपये है। तो अगर आप प्रारंभिक 200 स्टूडेंट में शामिल होते हैं तो आप 4,999 रुपये में ही संपूर्ण कोर्स पढ़ेंगे। इस कोर्स के अंदर अगर आप भाग्यशाली होते हैं तब बहुत सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तो अगर उन 200 में शामिल हो जाते हैं तो आपके धन की बचत होगी। इसमें दिए जाने वाली जो प्रमुख विशेषताएं हैं जो संस्था द्वारा, वह है 500 प्लस घंटे की लाइव और वीडियो क्लासेज आपको मिलेंगी। 200 प्लस लास्ट मिनट क्विक रिवीजन नोट्स आपको दिया जाएगा। वीकली करंट अफेयर्स आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, परीक्षा से पहले आप लोग टेस्ट ज्वाइन करते हैं, जगह जगह पे परेशान रहते हैं कि टेस्ट देना है, तो संस्थान आपको इसी 4,999 में 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देगा, जिससे आप अपना मूल्यांकन कर सकें, आप अपने अंदर अपने परफॉर्मेंस को देख सकें कि आप कितना अधिक उत्तम कर रहे हैं। आपका जो भी डाउट होगा वह डाउट सेशन में क्लियर किया जाएगा। इसके साथ ही PYQS डिस्कशन होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आपसे डिस्कस भी होगा। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए आप शीघ्र से शीघ्र उन 200 भाग्यशाली छात्रों में शामिल होइए जिन्हें 4,999 में एडमिशन मिल रहा है। इसके आगे हम बात करें तो हमने कहा है कि मुख्य परीक्षा में भूगोल विषय की उपादेयता, महत्व, उसका स्कोप क्या है। प्री में तो हमने देखा कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, 30 से 33% तक क्वेश्चन पूछे गए हैं भूगोल एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी से। मेंस में उसका क्या रोल है, तो मेंस में हम देखें तो सबसे पहले निबंध को हम देखें तो निबंध में भी भूगोल से आप 100 नंबर पा सकते हैं। एक एक नंबर के लिए जहां संघर्ष होता है, निबंध अगर भूगोल आप अच्छे से पढ़े हैं तो निबंध में आप 100 नंबर कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि निबंध में 3 खंड होते हैं, क ख ग। तीनों खंडों से 3 निबंध आपको लिखने होते हैं 700 शब्दों में। और इन तीनों में आप देख रहे हैं कि भूगोल से 100 नंबर यहां आप कैसे पाएंगे, तो उसकी हम बात करें तो दोस्तों यहां ध्यान दीजिए। आप देख रहे हैं खंड ख में पर्यावरण, विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर्यावरण शामिल है, यानी पर्यावरण से अगर निबंध अगर लिखने के लिए पूछा जाए तो वहां लिख सकते हैं। दूसरा है कृषि, उद्योग एवं व्यापार, आर्थिक भूगोल। याद कीजिए प्रारंभिक में आपने पढ़ा है भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। आप यहां देख रहे हैं कृषि, उद्योग एवं व्यापार। तो आर्थिक यह टॉपिक भी भूगोल कवर कर रहा है और इस तरह से खंड ख से 50 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। एक निबंध 50 नंबर का होता है, निबंध का पेपर 150 नंबर का होता है, तो इसमें 50 नंबर खंड ख से आप प्राप्त कर सकते हैं। खंड ग की बात करें तो यहाँ आप देख रहे हैं प्राकृतिक आपदाएं, जिसमें भूकंप, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि है। यानी आप अगर भूगोल पढ़े हैं तो भूकंप भूगोल का ही विषय है, बाढ़, सूखा, भूस्खलन इत्यादि, यहाँ तक कि ज्वालामुखी प्रक्रियाएं भी अगर कहीं फटी हैं तो वहाँ से भी निबंध लिखने के लिए पूछा जा सकता है। बाढ़ से तो उत्तर भारत ग्रसित ही रहता है। तो इस तरह से हम बात करें तो यहाँ से भी एक टॉपिक बन रहा है जिससे आप 50 नंबर कवर कर सकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं से। तो इस तरह से खंड ख खंड ग में अगर आप 2 निबंध अगर लिख लेते हैं। एक चीज और आपसे मैं यहाँ पे बता दूं कि यदि आप प्राकृतिक आपदाओं पर निबंध अगर आ गया और आपने बेहतर तरीके से भूगोल की भाषा का प्रयोग करके अगर आपने लिखा कि भूकंप आता है तो आने के कारण क्या है, भूकंप क्यों आता है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय का जो क्षेत्र है सेंसिटिव जोन है भूकंप के मामले में, तो आखिर अब आप उसको दिखाना है कि वह सेंसिटिव जोन है भूकंप के मामले में, या भूस्खलन हो रहा है हिमालय पे, तो अब आप उसको भूगोल से जोड़कर अगर आप लिखते हैं तो भूगोल विज्ञान है और विज्ञान में नंबर कम कटते हैं और इस तरह से आपको अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करने के चांस बढ़ जाते हैं। तो यह रहा निबंध का पेपर जहां से हम 100 नंबर प्राप्त कर सकते हैं भूगोल केवल पढ़कर, भूगोल का समुचित अध्ययन करके। हम आगे बात करें जीएस फर्स्ट पेपर
मुख्य परीक्षा की जीएस फर्स्ट पेपर, तो भूगोल से संबंधित टॉपिक कौन कौन से हैं और इन्हीं के आधार पर ध्यान दीजिएगा, इन्हीं टॉपिक्स के आधार पर हम प्री का सिलेबस डिफाइन करेंगे कि प्री में हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि हमने वहां बताया है कि मेंस के आधार पर तब हम इसे डिफाइन करें, क्योंकि मेंस का जो सिलेबस है वो थोड़ा विस्तृत करके समझा दिया गया है। तो ध्यान दीजिए, विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, यानी विश्व के जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका वितरण पूछा गया है, जिसमें जल है, मिट्टियां हैं, वन है। और यह तो हो गया कि जल, मिट्टी, वन, मिट्टी में खनिज संसाधन भी शामिल है, ध्यान दीजिएगा। तो विश्व के जो संसाधन हैं उनका वितरण क्या है विश्व में, और भारत के संबंध में विशेष रूप से दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के संदर्भ में। आप क्वेश्चन अगर हम देखेंगे थोड़ी देर बाद, हम क्वेश्चन भी 2021 में पूछे गए क्वेश्चन को भी रिपीट करेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले हम सिलेबस डिफाइन कर ले, फिर हम क्वेश्चन पर चलेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। तो आप देख रहे हैं दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के भारत के विशेष संदर्भ में, यानी प्राकृतिक संसाधनों का वितरण हमें पढ़ना होगा विश्व के संदर्भ में, भारत एवं विश्व के संदर्भ में। कोई खनिज पर जैसे कांतो का मैदान पूछा गया था 2021 में, तो ध्यान दीजिए वो जापान में है। तो मैदान जो है क्या है, एक वितरण है, मिट्टियों का क्या है, वितरण है, एक मैदान है। तो इस तरह से प्राकृतिक संसाधनों का वितरण हमें विश्व और भारत के संदर्भ में करना होगा। तो हम टॉपिक यहां से क्लियर कर पाएंगे, केवल हम प्री के टॉपिक से टॉपिक क्लियर नहीं कर सकते हैं, मेंस को हमें देखना होगा। और बच्चे प्रतियोगी यहीं पर गलती कर बैठते हैं कि वो प्री देख लेते हैं, बहुत छोटा टॉपिक है, चलो यार हो जाएगा, लेकिन बाद में कठिनाई पैदा हो जाती है। दूसरी बात हम कहें तो भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएं, यानी भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो भूगोल को डिफाइन करते समय हम भौतिक भूगोल को हम डिफाइन करेंगे कि भौतिक भूगोल में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, भौतिक भूगोल में हमें किस किस टॉपिक को पढ़ना है। भौतिकी इतना आसान नहीं है कि भौतिक भूगोल इतना छोटा टॉपिक है, तो हम उसमें सब टॉपिक्स में भौतिक भूगोल को डिवाइड करेंगे और तब देखेंगे कि इसके टॉपिक्स क्या क्या हैं। तो हम उसका विश्लेषण बाद में करेंगे। देखिए यहाँ पे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रियाएं, चक्रवात, समुद्री जल धाराएं, पवन एवं हिम सरिता, यानी भौतिक भूगोल के अंतर्गत हमें इन सब का अध्ययन करना होगा। देख रहे हैं कि भौतिक भूगोल, और आपने प्राकृतिक आपदा में क्या पढ़ा है, भूकंप, चक्रवात आपने पढ़ा है ना, ज्वालामुखी पढ़ा है, सूखा पढ़ा है, बाढ़ पढ़ा है। तो ये भौतिक भूगोल के ही पार्ट हैं सब। आगे हम बात करें तो भारत के समुद्री संसाधन और उनकी संभाव्यता, ध्यान दीजिए, भारत के समुद्री संसाधनों को भी हमें कवर करना होगा, तब हम जाकर प्री को पास कर पाएंगे, प्री को समझ पाएंगे। अब जैसे सोकोत्रा द्वीप पूछा गया है कि अरब सागर में स्थित है कि हिंद महासागर में स्थित है, क्वेश्चन है 2021 में, तो सोकोत्रा को जानना होगा। अब प्रवाल द्वीपों को हमें जानना होगा कि प्रवाल द्वीप समुद्री संसाधन और उनकी संभाव्यता क्या है। केवल पृथ्वी स्थल खंड पे ही संसाधन नहीं है, संसाधन जल के अंदर भी है, महासागरीय संसाधन भी है, तो यानी हमें महासागरीय संसाधनों को भी पढ़ना होगा। आगे हम बात करें तो मानव प्रवास, विश्व के शरणार्थी समस्या भारत के उपमहाद्वीप के संदर्भ में। अब शरणार्थियों की समस्या भी हमें पढ़नी होगी, इसके लिए हमें जनसंख्या भूगोल, जिसमें अधिवास भी शामिल है और प्रवास भी शामिल है, और यह भूगोल का एक टॉपिक है, और इसके अंदर हम प्रवासी जीवन भी पढ़ेंगे, अधिवास भी पढ़ेंगे। आगे हम बात करें सीमांत तथा सीमाएं भारत के उपमहाद्वीप के संबंध में, भारत की सीमाओं का और इसके सीमांत क्षेत्रों का भी हमें वर्णन करना होगा, पढ़ना होगा, तथा जनसंख्या एवं अधिवास के प्रकार क्या होते हैं, इसके प्रतिरूप क्या है, नगरीकरण क्या है, स्मार्ट नगर क्या है और स्मार्ट ग्राम क्या है। यानी भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या भूगोल में हमें इन सब को भी कवर करना होगा, क्योंकि जब आप देखेंगे कि तो जनसंख्या से पिछली बार 2021 में 5 प्रश्न पूछे गए हैं, तो जनसंख्या यहाँ भूगोल का टॉपिक है, और आप देख रहे हैं कि जनसंख्या में नगरीकरण से भी प्रश्न पूछे गए हैं, जनसंख्या से जनसंख्या घनत्व से भी प्रश्न पूछे गए हैं, लिंगानुपात से प्रश्न पूछे जाते हैं, साक्षरता दर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जनसंख्या भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस तरह से यदि आप भूगोल को कवर करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के 200 नंबर में कम से कम आप
80 से 110 नंबर तक पा सकते हैं। यहाँ पर प्रथम प्रश्न पत्र की बात कर रहा हूं जीएस के, 80 से 110 नंबर आप यहां से कवर कर सकते हैं 72 लिख करके। हम बात करें, ये तो प्रथम प्रश्न पत्र हुआ जीएस का। सेकंड प्रश्न पत्र की हम बात करें तो सेकंड प्रश्न पत्र में भूगोल ध्यान दीजिएगा, सीधे भूगोल नहीं है, लेकिन भूगोल से रिलेटेड टॉपिक्स जरूर हैं, इसीलिए हमने लिखा है संबंधित टॉपिक। तो आखिर वो कौन कौन से टॉपिक हैं, तो आप देखिए, गरीबी और भूख से संबंधित विषय, यानी गरीबी और भूख से संबंधित विषय कौन कौन से होंगे, और इस पर राजनीतिक व्यवस्था के लिए इनका निहितार्थ क्या है। ध्यान दीजिए कि अगर बुंदेलखंड में सूखा है तो सूखे का कारण भूगोल जानता है। अब वहां पर अगर कोई, या दक्षिण भारत में सूखा है, विदर्भ में सूखा है, बात करें और सरकार कहे कि चलो हम वहां पर नहर खुदवा देते हैं विदर्भ में, अरे यार भूगोल इसका उत्तर देगा कि वहां नहर बनेगा कि नहीं बनेगा। कुआं खुदवा देते हैं विदर्भ में, तो इसका उत्तर भूगोल देगा कि वहां कुआं बन पाएगा कि नहीं, क्योंकि आप जानते हैं वहां लावा से निर्मित चट्टान है और वहां नहरें नहीं बनाई जा सकती, वहां कुआं नहीं खोदे जा सकते। और इस तरह से अगर भूगोल अगर आपका है तो गरीबी और भूख से संबंधित जो टॉपिक है, बाढ़ आया, भूखमरी आ गई, गरीबी का स्तर बढ़ा, तो इसका उत्तर भी बाढ़ और सूखा दोनों में भूगोल देता है। आगे हम बात करें भारत और अपने पड़ोसी देशों से उसके संबंध। अब हम यहाँ बात इंटरनेशनल रिलेशनशिप की कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम भूगोल को क्यों ला रहे हैं, तो ये भूगोल भी इसका उत्तर देगा। ध्यान दीजिए, कोई द्वीप है, जैसे न्यूमूर द्वीप का नाम आप सुने होंगे, जो बांग्लादेश और भारत के लिए विवाद का कारण बन गया था। हिमालय की नदी गंगा द्वारा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाई गई डेल्टा से न्यूमूर नए द्वीप का निर्माण हुआ। भारत ने अपना उस पर आधिपत्य जमाया और बांग्लादेश ने अपना जमाया। दोनों ने कहा कि ये मेरे क्षेत्र में है, फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गया। और इस तरह से अपने पड़ोसी देश, यानी वहां की हमें भूगर्भिक, वहां की भौगोलिक संरचना को जानना अति आवश्यक हो जाता है। जैसे हम्बनटोटा बंदरगाह है, चीन की ने उसने अपने लीज पे लिया है, तो ध्यान दीजिए कि अब वह बंदरगाह भूगोल का विषय है। और यह द्विपक्षीय संबंधों के लिए भी महत्वपूर्ण है कि वह बंदरगाह क्या है। ग्वादर बंदरगाह, चबहार बंदरगाह, कोई द्वीप, सियाचिन ग्लेशियर। अब इनका उत्तर केवल द्विपक्षीय संबंधों में ही नहीं है, भूगोल के अंतर भी है। हम भूगोल के द्वारा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि उसकी उपस्थिति हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, या हमारे द्विपक्षीय संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और भूगोल को हम नहीं जानेंगे तो रटते रहेंगे, लेकिन हम बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते हैं। पैंगोंग त्सो झील, चीन और भारत के बीच टकराहट, डोकलाम विवाद, इनका उत्तर केवल द्विपक्षीय संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नहीं मिल सकता है। इसका उत्तर भूगोल भी देता है कि वह हमारे लिए क्यों इतनी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से अगर आप भूगोल पढ़े हैं तो यहां से क्वेश्चन आप बहुत बेहतर ढंग से लिख सकते हैं और अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करें द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और भारत अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार। और ये टॉपिक भी द्विपक्षीय और क्षेत्रीय तथा वैश्विक समूहों द्वारा भारत के संबंध जो है, नीतियों का जो निर्धारण है वो भारत को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, भारतीय हितों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। तो भूगोल के साथ अगर हम इनके अंतर संबंधों को बैठा देते हैं, या हम यह देख लेते हैं कि यह देश भारत से कितने दूर है, उनकी स्थिति हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, तो यहां से हम बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं इस टॉपिक से। बात करें हम तीसरे प्रश्न पत्र की, इसमें भूगोल का क्या रोल है, तो यह एक कहें तो सामाजिक न्याय और अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉपिक है, लेकिन यहां भी भूगोल है। आप देख रहे हैं यहां पर आप देख रहे हैं प्रमुख फसलों, विभिन्न प्रकार की सिंचाई विधि एवं सिंचाई प्रणाली। सिंचाई की विधि और सिंचाई प्रणाली, या भूगोल, बिना भूगोल जाने आप इसे नहीं जान सकते हैं कि सिंचाई की प्रणाली यहां कैसी होगी। दूसरी बात, कृषि उत्पाद का भंडारण, ढुलाई, विपणन, किसानों की सहायता हेतु तकनीकी, इसका संबंध भी भूगोल से है। यानी यह टॉपिक भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भूगोल से संबंध रखती है। आगे हम बात करें तो भारत में खाद्य प्रसंस्करण संबंधित उद्योग, तो औद्योगिक क्षेत्र और कृषि को पढ़ने के लिए आप भूमि मृदा को पढ़ते हैं। मृदा जाने बगैर, ध्यान दीजिए, मृदा को जाने बगैर हम फसलों का उत्पादन बेहतर नहीं कर सकते हैं।
तो मृदा किसका विषय है? भूगोल की विषय वस्तु है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कार्य क्षेत्र का महत्व, स्थान का निर्धारण, ऊर्ध्वाधर अधू प्रवाह, आवश्यकताएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, इनका संबंध भी कहीं ना कहीं भूगोल से है। आगे हम बात करें तो आधारभूत संरचना की बात करेंगे तो इसमें ऊर्जा आता है, जिसमें ज्वारीय ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला, हाइड्रोजन या सौर ऊर्जा, तो ये भी भूगोल से संबंधित हैं। आगे हम बात करें तो बंदरगाह भी भूगोल से सीधे सीधे रिलेटेड है। सड़क, विमानन तथा रेलवे, ये परिवहन भूगोल के अंतर्गत ये सब आते हैं। तो परिवहन भूगोल आप देख रहे हैं, आधारभूत संरचनाओं के विकास में परिवहन भूगोल कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आगे बात करें तो पर्यावरणीय सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी तंत्र, वन्य जीवन संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं क्षरण तथा पर्यावरणीय संघात आकलन। ध्यान दीजिए, पर्यावरण और पारिस्थितिकी को हमें समझने के लिए इस टॉपिक को समझना जरूरी है कि पर्यावरणीय सुरक्षा और पारिस्थितिकी तंत्र में वन्य जीवन के संरक्षण के लिए क्या किया गया, जैव विविधता कहाँ कैसी है, इसके लिए सरकार द्वारा कौन से प्रयास इनकी सुरक्षा संरक्षा के लिए किए जा रहे हैं, पर्यावरणीय प्रदूषण इनके लिए किस तरह से घातक है, इन सब के साथ इनका आकलन करते हुए यह टॉपिक देखा जाए तो यहां से प्री को रिलेट किया जा सकता है। आगे हम देखें तो आपदा में गैर पारंपरिक सुरक्षा एवं संरक्षा की चुनौतियों के रूप में आपदा उपशमन एवं प्रबंधन, यानी आपदा प्रबंधन, तो यह भी भूगोल से संबंधित टॉपिक है। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि फोर्थ पेपर आप जानते हैं एथिक्स का पेपर है, तो फोर्थ पेपर छोड़कर निबंध और जीएस के पहले, दूसरे और तीसरे तीनों प्रश्न पत्रों में भूगोल की उपादेयता असंदिग्ध है। भूगोल महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसके बाद हम बात करें तो यहां से प्रश्न पूछे जाने की हम प्रकृति पर बात कर लेते हैं कि प्रश्न पूछे जाने की प्रकृतियां कैसे रही हैं, क्योंकि सीमा रेखा बाउंड्री का हम निर्माण तभी कर सकते हैं, सिलेबस तो हमने देख लिया, यानी बाउंड्री का निर्माण करने के लिए हमने पहले ही बताया है कि बाउंड्री का निर्माण करने के लिए सबसे पहले हमें सिलेबस को जानना होता है, और हमने सिलेबस या पाठ्यक्रम को कवर कर लिया है, पाठ्यक्रम को कवर कर लिया है। दूसरा बाउंड्री का निर्धारण करने वाला दूसरा जो तत्व है वह प्रश्नों की प्रकृति है, प्रश्नों की प्रकृति है। तो हमने पाठ्यक्रम को देख लिया और इस पाठ्यक्रम तथा प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर ध्यान दीजिए भूगोल की हम रूपरेखा तैयार करेंगे कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। विशेष रूप से ध्यान दीजिए, वर्तमान में यही मुश्किल है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतने सारे संसाधन मौजूद हैं कि सब तो पढ़ना ही पढ़ने के लिए दिखता है, लेकिन यह निर्धारण करना सफल होने के लिए जरूरी हो जाता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। हमें बस केंद्रित होकर, फोकस्ड होकर एक बिंदु पर लगे रहना है, उसके आसपास ही गहन अध्ययन करना है। तो ध्यान दीजिए, प्रश्नों की प्रकृति की हम बात करें तो प्रश्नों की प्रकृति पहला है तथ्यात्मक। प्रश्नों की प्रकृति की बात करें तो तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं तथ्यों को लेकर। जो वन लाइनर होते हैं कि वन लाइन आप रटे हैं कि ये चीज यहां है, वो चीज यहां है, तो आप प्रश्न कर लेंगे। दूसरा है अवधारणात्मक, अवधारणात्मक। दूसरा है अवधारणात्मक, जो एक तरह से सैद्धांतिक या सामान्य रूप से सामान्य सिद्धांतों पर आधारित क्वेश्चन होता है। तीसरा जो होता है वह समसामयिक प्रश्न होता है, समसामयिक प्रकृति का प्रश्न होता है। और चौथे प्रकार के प्रश्न की हम बात करें तो कूट या कथन कारण पर आधारित प्रश्न होते हैं। चौथे की हम बात करें तो कूट या कथन कारण पर आधारित, यानी प्रश्नों की जो प्रकृति होती है भूगोल से पूछे जाने की वो चार तरह की होती है। या किसी भी विषय की हम बात करें तो इन चार प्रकृतियां हमें दिखाई देती है। पहला तथ्यात्मक, दूसरा अवधारणात्मक, तीसरा समसामयिक प्रकृति की, और चौथा कूट अथवा कथन कारण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जो तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं वो सामान्य सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। इसमें सामान्य सिद्धांत होते हैं। अगर आप सिद्धांत नहीं
जो अवधारणात्मक प्रश्न होते हैं वो सामान्य सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। यदि आप सामान्य सिद्धांत नहीं जानते हैं तो अवधारणात्मक प्रश्न आप नहीं कर सकते हैं। तथ्यात्मक जो प्रश्न होते हैं अक्सर स्थान विशेष से संबंधित होते हैं और स्थान पूछ लिए जाते हैं। अब हम बात करें कि प्रश्न 2021 में क्या ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो दोस्तों यह 2021 पीसीएस का पेपर है जो सीरीज सी है। इसमें हम बात करें तो जो 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं तथ्यात्मक प्रश्न कैसे पूछे गए हैं स्थान विशेष को केंद्रित करके। तो हम देख रहे हैं कि निम्न 14 सीरीज सी है, 2021 का पेपर है। देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है, यानी कौन सा देश कोको का उत्पादन नहीं करता है। इसमें 4 विकल्प हैं, लातविया, कैमरून, घाना और आइवरी कोस्ट। और देख रहे हैं कि अगर हमें तथ्य पता है स्थान विशेष से संबंधित है, आप देख रहे हैं स्थान विशेष से संबंधित है, अगर मैप के द्वारा एटलस के द्वारा अगर आपने इसका अध्ययन किया है तो आप यह प्रश्न कर ले जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि कैमरून, घाना और आइवरी कोस्ट अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। और पश्चिम अफ्रीका में आप देखेंगे तो आइवरी कोस्ट के नाम से इन्हें जाना ही जाता है। कोटे दी आइवरी को आइवरी कोस्ट के नाम से जाना ही जाता है। तो हम कैमरून, घाना और आइवरी कोस्ट तीनों को हम एक साथ देखेंगे और देखेंगे कि जो लाटविया है यूरोप में स्थित है, बाल्टिक देशों में यह शामिल है, बाल्टिक सागर के तट पर स्थित है। और इस तरह से इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर लेंगे कि इसमें लाटविया नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए कि यह स्थान विशेष से संबंधित होते हैं अक्सर तथ्यात्मक प्रश्न। अगर हम बात करें तो क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 82 की, तो यहां लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है। यानी अगर आप एडने एटलस के द्वारा अगर पढ़ा है भूगोल को तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ ले जाएंगे। और इसमें ऑप्शन है सीरिया, टर्की, जॉर्जिया और बुल्गारिया। अगर आपने एटलस द्वारा इसका अध्ययन नहीं किया है तो यह रट कर आप कभी नहीं कर सकते हैं। तो भूगोल पढ़ने के लिए दोस्तों अगर आप भूगोल पढ़ रहे हैं तो आपके पास एटलस नोटबुक की तरह होना चाहिए, आपके हाथ से पेन की तरह होना चाहिए कि आपके हाथ से एटलस दूर न जाए। भूगोल पढ़ रहे हैं और एटलस नहीं है तो आप कि सफलता के चांस कम हो जाते हैं। एटलस चाहिए ही चाहिए आपको। तो यहां देखिए अभी स्थान विशेष से संदर्भित है कि कौन सा जो देश है वह काला सागर के तट पर स्थित नहीं है, यह भी स्थान विशेष से संबंधित है। आगे हम बात करें तो कांटो का मैदान तो आप पढ़ ही चुके हैं कि जापान में स्थित है। तो अभी स्थान विशेष से वह भी क्वेश्चन पूछा गया है। यह तथ्यात्मक प्रश्न है जिसे एटलस के बिना करना एक तरह से असंभव सा है। और धारणात्मक प्रश्नों की बात करें तो धारणात्मक जो प्रश्न हैं वो सामान्य सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। प्रश्न संख्या अगर हम 3 देखें तो इसमें क्वेश्चन किया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। अब मानसून की वापसी, चक्रवाती अवदाब, पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिम मानसून। यदि आप भारतीय मानसून के अगर सिद्धांतों को नहीं पढ़े हैं, भारतीय मानसून को पूरे सिद्धांत सामान्य सिद्धांतों के आधार पर नहीं पढ़े हैं तो इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाएंगे। यह सामान्य सिद्धांत या मानसून के सामान्य सिद्धांतों की आपकी समझ की फर्क करता है। तो यह अवधारणात्मक प्रश्न है। आगे हम बात करें तो अवधारणात्मक प्रश्न में एक और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है। ऑप्शन है रेत का रेगिस्तान, धान की खेती की भूमि, ताजा बर्फ से ढकी भूमि और प्रेरी भूमि समशीतोष्ण। यानी अब आप प्रकाश परावर्तन एक तरह से सिद्धांत नहीं पढ़े हैं तो आप इस क्वेश्चन को हल नहीं करेंगे। सामान्य सिद्धांत की समझ आपके लिए जरूरी है यहां पर। अब हम बात करें समसामयिक प्रश्नों की, अगर हम बात करें तो समसामयिक प्रश्नों में हम देखें कि समसामयिक प्रश्न कैसे पूछे गए हैं। तो ध्यान दीजिए समसामयिक यानी तीसरे तरह के प्रश्न समसामयिक भूगोल से कैसे पूछे गए हैं इसकी हम चर्चा करें तो आप देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। रामसर साइट्स उत्तर प्रदेश में घोषित किए गए और यह चर्चा में रहा। यही कारण है कि रामसर साइट से इसने क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन उठा लिया।
तो यह जानना जरूरी है कि अगर कोई भूगोल या प्राकृतिक आपदा से संबंधित कहीं बाढ़ आया, कहीं चक्रवात कोई अगर आ गया है, तो उससे संबंधित टॉपिक हम तुरंत कवर कर लें। वह हमारा एक करंट भी हो जाएगा और हमारा अपना सब्जेक्ट भी तैयार हो जाएगा। तो समसामयिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। आगे हम बात करें कूट अथवा कथन कारण से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो कूट और कथन कारण से संबंधित प्रश्नों की बात करें तो क्वेश्चन नंबर हम 90 देख रहे हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 जयमंडल है और सूची 2 अवस्थिति है कि वह जयमंडल कहाँ स्थित है। तो जयमंडल में सिमलीपाल है, पंचमढ़ी है, नंदा देवी है, नोकरेक है, और स्थिति में है उत्तराखंड, मेघालय, मध्य प्रदेश, ओडिशा। तो अब कूट के आधार पर इनको हम मिला करके हमें भरना होगा। तो कूट से संबंधित इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं भूगोल से। और इस तरह के ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रश्नों की प्रकृति है केवल एक विषय के लिए सत्य नहीं है, लगभग सारे विषय के लिए सत्य है। चाहे आप इतिहास पढ़ रहे हो, राज व्यवस्था पढ़ रहे हो, या आप अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हो, या समसामयिक घटना ही पढ़ रहे हो, तो यह प्रश्नों की प्रकृति सबके लिए लगभग एक जैसी है। तो हमें इसे समझना होगा और इस प्रकृति के आधार पर तथा पाठ्यक्रम के आधार पर अब हम भूगोल का वह सीमा रेखा बनाएंगे, भूगोल की वह सीमा रेखा बनाएंगे जिसे हमें पढ़ना है, जिससे हम पूरे टॉपिक्स को कवर कर लें और जल्द सफल हो जाए। तो उस सीमा रेखा का हम मूल्यांकन कर लेते हैं, उस सीमा रेखा का हम निर्धारण कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो भूगोल, और प्री के टॉपिक में आपने पढ़ा है, सिर्फ 9 शब्दों में प्री का टॉपिक है, भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। तो हम इसे 3 टॉपिक में भूगोल को बांट ही दे क्यों न दें। यानी एक टॉपिक है भौतिक भूगोल, दूसरा टॉपिक है सामाजिक भूगोल, और तीसरा टॉपिक है आर्थिक भूगोल। यानी प्री में किया क्या गया है, यानी 3 भागों में भूगोल के उसने पूरे विश्व के भूगोल को 3 भागों में उसने विभाजित कर दिया गया है कि आपको भौतिक भूगोल पढ़ना है, आपको सामाजिक भूगोल पढ़ना है और आपको आर्थिक भूगोल पढ़ना है। अब इसमें हम बात करें तो भौतिक भूगोल में आखिर कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, हमारा तो निर्धारित हो गया। तो प्री में तो बस यही है, लेकिन हम मेंस के आधार पर हम अपने पढ़ने के टॉपिक्स का निर्धारण करेंगे और वहां हम पाएंगे, और प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर तो भौतिक भूगोल में हम देखेंगे तो खगोलिकी है, भौतिक भूगोल में हम देखेंगे तो खगोलिकी है, और खगोलिकी के अंदर हम ब्रह्मांड विज्ञान को एक तरह से पढ़ते हैं। सौर मंडल को पढ़ेंगे, पृथ्वी को पढ़ेंगे, चंद्रमा को पढ़ेंगे, अक्षांश देशांतर रेखाओं को पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। और इसी के अंतर्गत हम ध्यान दीजिएगा, इसके खगोलिकी के अंतर्गत ही हम उपग्रहों आदि, पुच्छल ग्रहों आदि का अध्ययन करेंगे, और यह हमारा खगोलिकी हुआ। दूसरी हम बात करें तो भौतिक भूगोल में दूसरा जो पार्ट आता है वह स्थल मंडल से संबंधित है, यानी खगोलिकी स्थल मंडल। अब स्थल मंडल में हम क्या पढ़ेंगे, क्या स्थल मंडल के भी सब टॉपिक्स हो सकते हैं। तो स्थल मंडल को भी 2 भागों में हम तोड़ सकते हैं, सब टॉपिक्स बना सकते हैं, और उसमें जो पहला है वह भू आकृति विज्ञान है। तो स्थल मंडल को हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं, पहला भू आकृति विज्ञान, और दूसरा टॉपिक्स इसमें हम देख सकते हैं मृदा संरचना या फिर मृदा भूगोल, यानी भू आकृति विज्ञान और मृदा भूगोल। यानी स्थल मंडल में हम 2 सब टॉपिक्स है, मृदा भू आकृति विज्ञान और मृदा भूगोल। भू आकृति विज्ञान में हम क्या पढ़ेंगे इसका निर्धारण करें तो हम देखेंगे भू आकृति विज्ञान में स्थल रूपों का अध्ययन किया जाता है। स्थल रूपों का निर्माण जल भी करता है, वायु भी करता है, और हिमानियां भी करती हैं पर्वतों पर। तो इस तरह से जो जल, वायु और हिमानियों की जो अपर्दनात्मक, परिवहनात्मक और निक्षेपात्मक जो क्रियाएं हैं उनके द्वारा स्थल खंडों में परिवर्तन होते हैं, उनके रूप परिवर्तित होते हैं, और इस तरह से भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत हम उसका अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना कैसी है इसका अध्ययन करेंगे हम भू आकृति विज्ञान में। पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना, इसी के साथ
प्लेट विवर्तनिकी का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे, भूकंप, ज्वालामुखी इत्यादि का अध्ययन भी हम भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। मृदा भूगोल के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, मृदा निर्माण की प्रक्रिया क्या है, मृदा का भौतिक, रासायनिक और जैव संगठन कैसा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी संवहन, इसकी वहन क्षमता जो मिट्टी की है वह कैसी है, और यहाँ पर कौन कौन से वनस्पतियाँ या फसलें उत्पन्न की जा सकती हैं, उसको हम मृदा भूगोल के अंतर्गत देखते हैं। अब हम बात करें तो अगला जो टॉपिक है भौतिक भूगोल का, वह टॉपिक है वायुमंडल। वायुमंडल के अंतर्गत हम वायुमंडल के संगठन और उसकी संरचना को देखते हैं, पवनों को देखते हैं, पवनों के साथ साथ सूर्यातप को देखते हैं, पृथ्वी के ऊष्मा बजट को देखते हैं, तापमान को देखते हैं, आर्द्रता को देखते हैं, वर्षा को कवर करते हैं, और इसके साथ साथ वायुमंडल में ही हम पृथ्वी को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित कर सकते हैं, तो जलवायु प्रदेशों का भी अध्ययन करते हैं हम वायुमंडल भूगोल के अंतर्गत। इसके बाद हम बात करें तो इसके बाद जलमंडल आता है, जलमंडल। और जलमंडल में पृथ्वी पर आप जानते हैं कि सबसे अधिक जल का ही वितरण है, और जलमंडल के अंतर्गत महासागरों का अध्ययन करते हैं और महासागरीय उच्चावच का अध्ययन करते हैं, महासागरीय तल का अध्ययन करते हैं, महासागरीय संसाधन। आपने पढ़ा है मेंस में कि महासागरीय संसाधन, भारत की संभाव्यता, महासागरीय संसाधनों की संभाव्यता। तो जलमंडल में हम महासागरीय संसाधनों को पढ़ते हैं, धाराओं को पढ़ते हैं, ज्वार भाटा को पढ़ते हैं, और इस तरह से जलमंडल में हम ध्यान दीजिएगा जो इस प्रवालों को पढ़ते हैं और प्रवाल भित्तियों को पढ़ते हैं जिन पर सबसे अधिक पर्यावरणीय संकट मंडरा रहा है, तो जलमंडल के अंतर्गत हम इन सब का अध्ययन करते हैं। इसके बाद भौतिक भूगोल में एक और टॉपिक बनता है जिसे जैव भूगोल के नाम से जानते हैं, जैव भूगोल। और जैव भूगोल के अंतर्गत हम वनस्पतियों को पढ़ते हैं, वन्य जीवों का अध्ययन करते हैं तथा मानव पारिस्थितिकी का अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से भौतिक भूगोल के हमारे इतने सब टॉपिक्स हो रहे हैं और इन सब का हमें अध्ययन करना है। आगे हम बात करें सामाजिक भूगोल की, तो आखिर हमें सामाजिक भूगोल में क्या पढ़ना है, तो हम उसको निर्धारित कर लें, अपनी सीमा रेखा बना लें ताकि भटकन की स्थिति कम हो जाए, भटकाव न रहे। तो बात करें सामाजिक भूगोल में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो सामाजिक भूगोल में ध्यान रखिएगा नृतात्विक भूगोल का अध्ययन करते हैं या नृविज्ञान का अध्ययन करते हैं, नृविज्ञान का अध्ययन करते हैं, यानी मानव का विकास कैसे हुआ है, कौन सी जनजातियां या कौन सी प्रजाति कहां पाई जाती है, उस प्रजाति की विशेषता क्या है, उसकी अपनी संस्कृति कैसी है। और यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनजातियों को केंद्रित करके कि कौन सी जनजाति कहां पाई जाती है। 2021 में आप जनजाति से भी प्रश्न पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं विश्व की जनजातियों से प्रश्न है। और इस तरह से नृविज्ञान के अंतर्गत विशेष रूप से हमारा कवर प्रजाति और जनजातियों तथा उनकी संस्कृति से है। आगे हम बात करें सामाजिक विज्ञान में, तो संस्कृति भूगोल भी आता है जिसमें अक्सर मेला, त्योहार, पर्यटन के बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन सा मेला या कौन सा त्योहार किस राज्य से संबंधित है या फिर किस जनजाति से संबंधित है, तो यह सांस्कृतिक भूगोल है। इसके साथ साथ राजनीतिक भूगोल भी आता है जिसमें देशों की सीमाओं का सीमांकन किया जाता है कि भारत की सीमा रेखा कहां तक है, किस देश के साथ भारत की सीमा लगी हुई है, या किस देश की सीमा को कौन सा देश स्पर्श कर रहा है, या किस समुद्र को कौन सा देश स्पर्श कर रहा है। जैसे आपने देखा कि काला सागर को के तट पर कौन कौन से देश स्थित हैं। तो यह क्या है, एक तरह से सीमांकन है उनका। देशों की राजधानियां पूछ ली जाती हैं, देशों के शहर पूछ लिए जाते हैं, तो ये राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। और राजनीतिक भूगोल यह सामाजिक भूगोल के अंतर्गत है। तो यहाँ हम राजनीतिक भूगोल का भी अध्ययन करेंगे और उसका भी देशों की अवस्थिति के बारे में, उनकी राजधानियों के बारे में, तथा किन देश से सीमा या किस सागर से किसकी सीमा लगती है। और इसका अध्ययन विशेष रूप से एटलस द्वारा किया जाए तो बेहतर है। मैंने पहले भी कह चुका हूं, एटलस के बिना भूगोल पढ़ा ही नहीं जा सकता। रटने की विषय वस्तु हो जाएगी समझने के बजाय अगर एटलस न हो
तो राजनीतिक भूगोल हो गया। इसके साथ हम बात करें सामाजिक भूगोल में, तो अगला आता है जनसंख्या भूगोल या जननांकिकी। जनसंख्या भूगोल में आप मेंस के टॉपिक में आप देख चुके हैं कि अधिवास है, उनका वितरण है, उनका घनत्व है, उनका प्रजनन दर है, उनका प्रवास है, ये सब कुछ जननांकी या जनसंख्या भूगोल में शामिल है। तो इस तरह से सामाजिक भूगोल को हम मुख्य रूप से ध्यान दीजिए, नृविज्ञान या नृतात्विक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल या जननांकी भूगोल तथा प्रादेशिक भूगोल में विभाजित कर सकते हैं। प्रादेशिक यानी भारत को हम पढ़ते हैं तो कितने प्राकृतिक प्रदेशों में हम विभाजित करते हैं, तो प्रादेशिक भूगोल के साथ भौगोलिक विशेषताएं जुड़ी होती हैं कि ये देश है तो इसकी अपनी विशेषता क्या है, ये ठंडी जलवायु में है या फिर शीतोष्णकटिबंधीय में है या फिर शीतकटिबंध में, या कैसा है। तो भौगोलिक विशेषताएं अक्सर प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत देखा जाता है, इसका सीमांकन किया जाता है, सीमाएं निर्धारित की जाती हैं। तो प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन भी हम सामाजिक भूगोल के अंतर्गत करेंगे। आगे की बात करें तो अगला आता है आर्थिक भूगोल। तो आर्थिक भूगोल में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, तो आर्थिक भूगोल में ध्यान दीजिएगा, टॉपिक्स कवर करने के लिए खनिज हैं, यानी कौन कौन से खनिज संसाधन कहाँ पाए जाते हैं, इनका हम उपयोग भी देखेंगे। संसाधन पाए जाते हैं तो कहाँ पाए जाते हैं, इनकी प्रक्रिया देखेंगे, इनका उपयोग देखेंगे। इसके साथ साथ ही खनिज संसाधनों के साथ साथ ही आर्थिक क्षेत्र देखेंगे, आर्थिक क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र हम देखेंगे कि औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से हैं आर्थिक भूगोल के अंतर्गत, जहां उद्योग लगाए गए हैं, जहां उद्योग बड़े व्यापक पैमाने पर उद्योगों का लगाना लाभदायी साबित हो कि हम कहां लगाएं। अब हमें चीनी फैक्ट्री स्थापित करना है और हम ऐसी जगह लगा दें जहां गन्ना बहुत दूर हो, तो हमें चीनी फैक्ट्री लगानी हो तो गन्ना के हम क्षेत्र में लगाएंगे ना, हम दूर क्यों लगाएंगे, शहर में क्यों लगाएंगे, केंद्र में लगाएंगे जहां से चारों तरफ से माल ढुलाई आसान हो। तो आर्थिक क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र भी आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम कृषि पढ़ेंगे, कृषि को कवर करेंगे कि कौन सी फसलें कहाँ होती हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं। इसके साथ हम व्यापार पढ़ेंगे और आर्थिक भूगोल में ही व्यापार के अंतर्गत परिवहन के बिना व्यापार संभव नहीं है, व्यापार करने के लिए परिवहन की जरूरत है। तो उस परिवहन के अंतर्गत ध्यान दीजिए, व्यापार पढ़ेंगे और परिवहन पढ़ेंगे, और परिवहन के अंतर्गत हम सड़क पढ़ेंगे, बंदरगाह पढ़ेंगे, एयरपोर्ट पढ़ेंगे, रेलवे पढ़ेंगे। तो या इस समय वर्तमान में आप देख रहे हैं कि नेशनल हाईवे की तरह वाटर हाईवे भी बन रहा है, तो हम उन नेशनल जलमार्गों को भी पढ़ेंगे, राष्ट्रीय जलमार्गों का भी अध्ययन करेंगे क्योंकि वह भी एक समय परिवहन के साधन है। तो हम परिवहन को भी पढ़ेंगे आर्थिक भूगोल के अंतर्गत। तो इस तरह से तीनों टॉपिक्स, मेन टॉपिक्स जो हैं, भौतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और जो उनके सब टॉपिक्स हैं, इसमें डिवाइड करके हम भूगोल का अध्ययन करेंगे। और इस तरह से अगर हम अध्ययन करें तो पूरा दावा है कि सारे क्वेश्चन कवर भी हो जाएंगे और कम समय में हम पूरे सिलेबस को कवर भी कर लेंगे, जिससे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। अब हम बात करें, सिलेबस को हमने सीमांकन कर दिया है कि हमें कहां पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, कितना पढ़ना है, जो केंद्र है, जो केंद्र है, तो यह हमारा सिलेबस है, तो इस हम केंद्र के भीतर ही रहेंगे, परिधि के अंदर। परिधि से बाहर जाएंगे तो हम भटक जाएंगे, क्योंकि इतना व्यापकता है कि हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस केंद्र के अंदर जो है हमें तथ्यात्मक रूप से और अवधारणात्मक रूप से संपूर्ण होना पड़ेगा, ताकि अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हम 100% क्वेश्चन कर लें। और अपने ऊपर आत्मविश्वास बनाइए कि आप यह टोटल सिलेबस कवर करने के बाद आपके अंदर खुद ब खुद वो आत्मविश्वास आ जाएगा कि आप स्वयं को महसूस करेंगे कि आप प्रिपेयर हो चुके हैं, आप यूपीपीसीएस प्री पास कर लेंगे। इसके साथ साथ ही आप मेंस के बहुत सारे जो भूगोल से संबंधित टॉपिक्स हैं उन्हें आप कवर कर लेंगे। एक चीज और, इस प्रिपरेशन के दौरान हम बात करें तो रटने के बजाय, फिर से मैं एक बार आपको बता दूं कि भूगोल को रटने के बजाय जानने और समझने का प्रयास करें, क्योंकि यह जानने और समझने की विषय वस्तु है। कहां क्या है के बजाय कहां क्या है को
क्यों है इस पर फोकस करें, क्योंकि भूगोल में बिना कारण कुछ भी नहीं होता है। मैंने बताया है कि अगर विषुवत रेखा का अगर निवासी अगर काली त्वचा का है तो उसका भूगोल में कारण है। यूरोपीय देशों के विकसित होने का अगर कोई कारण है तो भूगोल उसका भी उत्तर देता है। थार का मरुस्थल राजस्थान में ही क्यों है, इसका उत्तर भी भूगोल देता है। क्यों हिमालय वहां है तो हिमालय वही क्यों है, कहीं और क्यों नहीं है, इसका भी उत्तर भूगोल देता है। नदियों का अगर रूट अगर कोई है तो वह रूट का भी निर्णय भूगोल देता है कि यह रूट ऐसा क्यों है। यह नदी डेल्टा बनाएगी या एस्चुरी बनाएगी, इसका निर्धारण भी भूगोल करता है। अगर डेल्टा है तो क्यों है, अगर एस्चुरी है तो क्यों है, इसका भी उत्तर भूगोल देता है। तो आप भूगोल में कुछ भी पढ़ें तो आप कथन ध्यान दीजिए, कारण और कार्य को एक साथ करके संतुलित करके इन दोनों के संबंधों को जानते हुए पढ़ें, ताकि रटने के बजाय भूगोल जानने और समझने की विषय वस्तु बन जाए। कहाँ क्या है कि बजाय क्यों का अध्ययन करें भूगोल में। इसके साथ साथ आप जो भी टॉपिक्स पढ़ें, जो जरूरी जो महत्वपूर्ण बिंदु हो, उन्हें हेडलाइट पेन से उन्हें अंडरलाइट कर दें। इसके साथ साथ जो सब टॉपिक्स हों, उस टॉपिक्स को भी विशेष रूप से अगर आपको महत्वपूर्ण लगे तो उन्हें भी अंडरलाइन करें। इसके साथ हम कहें तो प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ ध्यान दीजिएगा, आप मुख्य परीक्षा को भी कवर करने का प्रयास करें, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा तो पास कर लेते हैं अति उत्साह में पढ़ करके, लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए इतना कम समय मिलता है कि हम मुख्य परीक्षा में अधर में लटक जाते हैं और फिर वहां से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो प्रारंभिक के साथ साथ आपका फोकस मुख्य परीक्षा पर भी होना चाहिए। आप अगर अध्ययन कर रहे हैं तो विगत वर्ष के कम से कम 5 वर्षों के प्रश्न पत्र आपके पास होना चाहिए, ताकि आप अपने टीचर का भी मूल्यांकन करें और अपना भी मूल्यांकन करें कि जो आपका गाइडलाइन है, जो आपका रास्ता है, वो सही है या नहीं है। इसके साथ साथ भूगोल के लिए हम आपसे एक सुझाव भी देंगे कि भूगोल के लिए बहुत ज़्यादा किताब पढ़ने की मार्केट में दौड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी की 6 से 12वीं तक की भूगोल की किताब आप पढ़ लें। एनसीईआरटी की 6 से 12वीं तक की भूगोल की आप किताब पढ़ लें और यह क्लास जो है रेगुलर आप पढ़ें और कोई एक ऑथेंटिक किताब आप ले लें, इतना आपके लिए पर्याप्त है। अधिक किताबों की भीड़ में आप टू हैव वह स्तर के आप व्यक्ति न बने, बल्कि टू बी स्तर के आप व्यक्ति बने। और इससे पहले जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप खत्म करने वाले हैं, तो इससे पहले मैं आपको ये भी सुझाव दूंगा कि इससे पहले कि आप दोनों वीडियो देखिए, वह आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। केवल भूगोल के लिए ही नहीं, सारे विषय के लिए वो दोनों वीडियो महत्वपूर्ण हैं। तो आप सफलता की रणनीति और यूपीपीसीएस का समग्र जो दूसरा वीडियो है, जो समग्र सिलेबस को समझाया गया है, आप उन दोनों वीडियो को आप एक बार जरूर देखें और आत्ममंथन करें, आत्ममूल्यांकन करें। इसके साथ जो चित्रात्मक वस्तुएं होती हैं, एटलस तो आपके साथ होना ही होना चाहिए, जैसे पेन होता है। तो इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं एक बार आपको कह दूं, यूपीपीसीएस 2022 ऑनलाइन जीएस फाउंडेशन बैच परीक्षा मंथन एकेडमी द्वारा संचालित किया जा रहा है और विशेष रूप से आप लोगों प्रतियोगी परीक्षार्थियों के मांग पर ही इसे संचालित किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि यह जीएस का फाउंडेशन बैच है, इसके साथ साथ यह प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज है और यहाँ जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वह बेसिक टू एडवांस है। अगर आप गांव में दूर दराज इलाकों में बैठे हुए हैं तो आप एक कतई मत घबराइएगा कि बहुत बड़ा है, हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको उस बेसिक स्तर से उठा कर ले चला जाएगा जहां से सब कुछ समझना आपके लिए आसान हो। अगर आप बेसिक जानते हैं तो आपको यहाँ एडवांस भी बताया जाएगा, ताकि आपको यह ना लगे कि अरे यार तो मैं पहले से जानता था। तो आपको बेसिक से एडवांस तक की चीजें आपको दी जाएंगी, ताकि आप मुकम्मल महसूस करें, खुद को परफेक्ट महसूस करें, परीक्षा की दृष्टि से आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो जाए। इसके साथ ध्यान दीजिएगा, प्रथम 200 स्टूडेंट्स के लिए 4999 फीस रखी गई है। बहुत सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, इसकी जो फीस है वही 11999 है। तो आप भी शीघ्र एडमिशन करा लें और उन 200 भाग्यशाली बच्चों में शामिल हो जाएं, ताकि आपके धन की बचत हो सके। 14 तारीख से रेगुलर आपको क्लासें मिलेंगी। इसके साथ साथ 1 जनवरी 2022 से ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है।
एक बार मैं फिर बता दूं, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कॉन्टेक्ट नंबर 8468016365 पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर के परीक्षा मंथन ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारी फैसिलिटीज आप वहां ले भी सकते हैं फ्री में, तो आप इन्हें डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके साथ ही साथ इस कोर्स की विशेषता पहले भी बता चुका हूं, मैं फिर बता रहा हूं। 500 प्लस घंटे की लाइव और वीडियो क्लासेज आपको दी जाएंगी। 200 प्लस लास्ट मिनट क्विक रिवीजन नोट्स आपको उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि परीक्षा के समय इनका क्विक रिवीजन आप कर लें। इसके साथ वीकली करंट अफेयर्स आपको दिया जाएगा। 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट परीक्षा से पहले आपको उपलब्ध कराया जाएगा, तथा क्लासेज विद PYQS डिस्कशन भी होगा, जिसमें प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आपके सामने रखा जाएगा। जैसे अभी आपके सामने कुछ प्रश्न रखे गए हैं, ताकि आप अपने आप को मुकम्मल महसूस कर सकें। आप ये पूरे वीडियो देखने के बाद आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं कि यह संस्थान आपके लिए कितना मददगार साबित हो सकता है। यहाँ जो लोग भी आपको पढ़ाएंगे वे एक तरह से अपने विषय के विशेषज्ञ ही होंगे। और फिर मैं आपको एक बार कह दूं कि आप इससे पहले के दोनों वीडियो एक बार जरूर देख लिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट बनाने में, आगे बढ़ने में आपको आसानी हो। सफलता की रणनीति और UPPCS का संपूर्ण सिलेबस आप ये दोनों वीडियो कवर कर लें। इसी के साथ यह वीडियो देखने के लिए 1 मिनट और, अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें। आपको देखने के लिए धन्यवाद।